तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करेंगे वो है मास्टर सर्कुलर नंबर 43 और इसका सब्जेक्ट है टेट टेस्ट फॉर प्रमोशन इन टेक्नीशियन कैटेगरी। हमारे जो सिलेक्शंस नॉन सिलेक्शन में दो हमने अभी लेक्चर ले लिए। तो कोई भी कैटेगरी होती है उसमें जो प्रमोशन करते हैं किसी भी स्टाफ को या किसी को अपग्रेड करना है, किसी स्टाफ को लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में प्रमोशन करना है तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक तो तरीका था अपना सिलेक्शन, पोस्ट को डिसाइड कर दिया सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, ठीक है ना। सिंपल दो बारह को बांट दिया। अब सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन दो पार्ट कर दिए। फिर नॉन सिलेक्शन में भी दो पार्ट होता है। नॉन सिलेक्शन में एक सिंपल सिलेक्शन हो गया, सॉरी नॉन सिलेक्शन हो गया, एक होता है टेट टेस्ट। तो जो आर्टिजन जो कैटेगरी है, टेक्नीशियन कैटेगरीज बताइए, अभी नाम चेंज कर दिया, पहले आर्टिजन स्टाफ बोलते थे, अभी टेक्नीशियन कैटेगरीज बता दी। यहाँ पे जो प्रमोशन होता है तो यहाँ पे ये है तो नॉन सिलेक्शन बोलते हैं, लेकिन ये नॉन सिलेक्शन ऐसा नहीं कि सीआर बेस पे हम कर लिया। यहाँ टेट टेस्ट मतलब आर्टिजन जो कैटेगरी है, मतलब जो टेक्नीशियन कैटेगरी में उनकी स्किल्स देखी जाती है कि काम करने में उनका कैसे परफॉर्मेंस, कैसे डे टू डे वर्किंग करते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इनको नॉलेज कितना है। तो प्रैक्टिकल और वर्बल जो भी उनका काम करवाया जाता है तो वो उनका मेन बेस होता है टेट टेस्ट, ठीक है ना। ये बोर्ड ने इशू किया है 24 जुलाई 2019 मास्टर सर्कुलर नंबर 43। इसमें भी वही बात की है कि अभी तक मास्टर सर्कुलर 43 ऑन टेट टेस्ट वाज इशूड बाय रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 92 में इशू किया था उन्होंने मास्टर सर्कुलर 43। उसके बाद जो कि फिर ये अपडेट किया हुआ है और इसमें सारे सर्कुलर जो भी अभी तक 92 से अभी तक जो है उनको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ठीक है ना। अब बताएं, टेट टेस्ट इज गिवन to employee belong to artisan category on the railway at the time of promotion to skill grade 2 and 3। ये बताया हुआ है कि रेलवे में जो टेट टेस्ट है, जो आर्टिजन कैटेगरी है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 ग्रेड 3 में प्रमोशन के लिए टेट टेस्ट लिया जाता है। एंड आल्सो प्रमोशन टू ईएसएम एमएसएम इन एसएनटी, एसएनटी डिपार्टमेंट में ईएसएम एमएसएम के लिए भी टेट टेस्ट होता है। ग्रेड 2 ग्रेड 3 समझ में। इनिशियल ग्रेड आपका होता है ग्रेड 3 जो 1900 होता है, लेवल 2। और लेवल ग्रेड 2 ग्रेड 3 मेरे ख्याल से 2400 और 2800 होता है, 2000 नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो ग्रेड 3, तो ग्रेड 3 तो वो जो भी आपका सिलेक्शन होगा आ जाएगा, वहां से आपके आर्टिजन कैटेगरी स्टार्ट हो गई। तो ग्रेड 3 से ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के लिए जो भी टेट टेस्ट ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ग्रेड 1 के लिए भी शायद टेट टेस्ट होता होगा मेरे ख्याल से, होता है प्रियंका ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 1 का मेरे ख्याल से सीआर से कुछ बेस पे होता है, शायद टेट टेस्ट नहीं होता, शायद इसने लिखा 2 हाँ, उस पे होता था। उसमें शायद नहीं होता, इसलिए लिखा नहीं है। इंजीनियरिंग में भी होता है। हाँ, तो हाँ। अब ये बोलता है और प्रमोशन में भी लिखा हुआ है ईएसएम एमएसएम एसएनटी डिपार्टमेंट में भी आपका टेट टेस्ट होगा। अब ये और बताए, प्रमोशन फ्रॉम खलासी टू खलासी हेल्पर शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल एप्टीट्यूड टेस्ट इवॉल्व लोकली। मतलब जो लोकल लेवल पे कोई एप्टीट्यूड टेस्ट डिसाइड किया हो उसके बेस पे लिया जाएगा। लेकिन हालांकि ये बात मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आ रही क्योंकि खलासी और सीनियर खलासी, खलासी हेल्पर जो है ना, अभी सारे 1800 जीपी कर दिया। ये प्रायर टू हाँ, सिक्स कॉमन हो पीसी, गया। हाँ। प्रायर टू 6 पीसी हुआ करता था, 6 पीसी में मर्ज कर दिया है। तो मेरे ख्याल से हाँ। तो ये क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने जो बोला मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो प्रमोशन फ्रॉम खलासी टू खलासी हेल्पर शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल एप्टीट्यूड टेस्ट इवॉल्व लोकली एक्सेप्ट फॉर प्रमोशन फ्रॉम खलासी टू खलासी इन फॉलोइंग। इनमें अगर करना है तो बोला है कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ये जो खलासी से खलासी, ये जो डिपार्टमेंट है बेलर ऑब्लिक फीडर प्रिंटिंग प्रेस में है, ये कुछ फेरो प्रिंटर है, नॉन आर्टिजन है, पेपर काउंटर है। ये रेलवे बोर्ड का देखो लेटर नंबर भी 2099 का दिखाया हुआ है। तो ये इन तीन कैटेगरी में बोल रहे हैं कि खलासी से खलासी हेल्पर के अंदर टेट टेस्ट लेना पड़ेगा। बाकी के अंदर ये बता रहे हैं लोकल लेवल पे कोई एप्टीट्यूड है तो उसके बेस पे आप प्रमोशन दे सकते हो। हालांकि 6 पीसी के बाद तो मेरे ख्याल से खत्म कर दिया है खलासी खलासी पर, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं 2.1 प्रमोशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 2 टू ग्रेड 1। एचपी रडल। हेलो, हाँ सर, हाँ बोलिए। कुछ कुछ बोला आपने। नहीं सर। Promotion from technician grade 2 to grade 1 where other condition remains the same would be on the basis of ACR। तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 ग्रेड 1 जो है उसके लिए बता दिया है कि अदर कंडीशन सेम रहेगी और जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ACR मतलब APR के बेस पर रहेगा। और ये बता दूं, ये देखिए नॉन सिलेक्शन है लेकिन फिर भी बोल रहा है कि असेसमेंट शुड बी डन बाय डिपार्टमेंटल कमिटी ऑफ 3 ऑफिसर्स ऑफ whom 2 will be technical officer not lower than senior scale officer and a personal officer who can be one rank lower but nevertheless an equal member of the department। ये वही बता रहा है कि ग्रेड 3 से ग्रेड 2 से ग्रेड 1 के लिए
बाकी कंडीशन सेम है और सिलेक्शन जो होगा वो एससीआर के बेस पे होगा और असेसमेंट जो होगा इसका सुटेबिलिटी जो एडजस्ट की जाएगी वो एक डीपीसी बैठेगी, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी, जो कि नॉर्मल जो हम सिलेक्शन में बैठाते हैं उसी तरह का 3 ऑफिसर्स उसमें रहेंगे। 2 तो टेक्निकल ऑफिसर रहेंगे और एक नॉट लोअर देन सीनियर स्किल ऑफिसर और एक रहेगा पर्सनल ऑफिसर, ठीक है, जो एक 1 ग्रेड लोअर हो सकता है। आगे हम चलते हैं 2.2 टेट टेस्ट शुड कंप्राइज बोथ ओरल एंड प्रैक्टिकल एंड मे इंक्लूड रिटन टेस्ट वेयर कंसिडर्ड नेसेसरी। तो टेट टेस्ट जो लिया जाएगा उसमें बताएगा, और नीचे भी बताया हुआ है कि ओरल और प्रैक्टिकल होगा और अगर आवश्यकता लगती है तो रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। क्वालिफाई मार्क्स बताए हुए हैं टेट टेस्ट में इस तरह के हैं। प्रैक्टिकल 60 नंबर का होगा जिसमें 36 नंबर जो है हमारे पासिंग मार्क्स होंगे। ओरल 40 का होगा जिसमें 15 नंबर लाने हैं। टोटल आपको 100 में से 51 नंबर लाओगे तो पास हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा जनरल कैटेगरी एज वेल एज SC ST कैटेगरी भी है तो भी अगर वो सेफ्टी कैटेगरी है तो उनको 50 लाना पड़ेगा। नॉन सेफ्टी में कम है, तो यहाँ लिखा हुआ देखा SC ST candidates will be required to secure 30 marks out of 60 in practical test and 11 marks 40 marks in the oral test। ये नॉर्मल बता दिए आपको, यहाँ जो लिखा हुआ वही सेम चीज है। ये नॉन सेफ्टी का लिखा हुआ है। SC ST candidate will required to secure 30 marks out of 60 in practical test, मतलब 50% हो गया है ना। और सिमिलरली 40 में से 11 लेके आना है इन द ओरल टेस्ट अगेंस्ट द 36 मार्क्स ऑफ 60 इन प्रैक्टिकल एंड 50 मार्क्स 40 इन ओरल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अदर कम्युनिटी कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई द टेस्ट इन कैटेगरी अदर देन सेफ्टी कैटेगरी। मतलब ये जो बताए हैं SC ST कैंडिडेट का 30 नंबर और 11 नंबर, ये है नॉन सेफ्टी कैटेगरीज जो है आपकी आर्टिजन की, उनमें। और जो सेफ्टी कैटेगरी है उनमें के लिए तो ये 7 सबके लिए कॉमन रहेगा आपका, 36, 15 और 51 लेके आना है, चाहे जनरल का हो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। 2.4 ये बोल रहा है आपका The syllabus and rules of TET test for each category are contained in the TET test manual available on रेलवे। रेलवे में जो TET test manual है उसके अंदर आपको रूल्स एंड सिलेबस मिल जाएगा आपको। 2.5 है एम्प्लॉइज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी शुड बी कॉल्ड फॉर टेट टेस्ट। मतलब कितने लोगों को बुलाएगा, जैसे नॉन सिलेक्शन में सेम टू सेम है, जितनी वैकेंसी है उस उतने इक्वल नंबर को बुलाया जाएगा, वरना 1:1 बुलाया जाएगा। 10 वैकेंसी है तो 10 लोगों को बुलाया जाएगा। If sufficient number of suitable candidates is not available, further candidate to meet the shortfall may be called up in continuation and so on, but the whole process should be completed within 6 months। अपन ने नॉन सिलेक्शन का कल किया था, सेम चीज ये बताया है कि 1:1 बुलाया है और अगर फेल होते जाएंगे तो अपन अप टू 6 मंथ नीचे से बुला सकते हैं लोगों को, सीनियरिटी के हिसाब से बुलाते जाते कंप्लीट कर देंगे, अप टू 6 मंथ बुलाएंगे। अगर किसी वजह से 6 मंथ पूरा हो गया है, इफ दिस पीरियड एक्सीडेड इट विल बी ट्रीटेड एज फ्रेश टेस्ट। अगर 6 महीने पूरा हो गया है उसके बाद हम बुला रहे हैं तो जो पहले फेल हो गया तो उसको दोबारा बुलाना पड़ेगा। Those who failed in the earlier test should be eligible to appear in the test test held after expiry of 6 month period। सेम नॉन सिलेक्शन का जो रूल इस पे लागू होता है कि विद इन 6 मंथ हम अगर सुटेबिलिटी को फेल होता है या टेस्ट में कोई फेल होता है तो उसके नीचे जितने लोग फेल होते हैं, 10 में से 5 फेल हो गए तो नीचे 5 लोगों को और बुलाते जाएंगे और जितने फेल होते जाएंगे उतने और लोगों को बुलाते जाएंगे अप टू 6 मंथ। एक बार 6 मंथ पूरा हो गया आपका तो उसके बाद आपका जो है फ्रेश हो जाएगा, उसमें फिर आपको जो पहली बार फेल हुआ उनको बुलाना पड़ेगा। तो नॉन सिलेक्शन का रूल इसमें लागू हो रहा है। 2.5 में जो है 2.52 in case of promotion to the post of ESM MSM grade 2 and grade 1 in S&T department, employee equal to twice the number of vacancies may be issued notices for consideration for the TET test so that an equal number remain in readiness for appearing in the subsequent TET test held in continuation। इसमें थोड़ी सी नई बात बोली है कि जहाँ ESM MSM में हम कर रहे हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में, तो यहाँ हमको जितने वैकेंसी हैं उसके दुगने लोगों को नोटिस इशू करनी है। हालांकि अपन ऊपर भी करते ही हैं, लिस्ट बनाते हैं, इन्होंने स्पेसिफिक यहाँ बता रखा है कि इसमें करना ही करना है आपको कि दुगने लोगों को रखना है ताकि जो पीछे के जो लोग हैं लिस्ट बी वाले तो वो रेडी रहें। अगर किसी वजह से फर्स्ट लिस्ट वाले से फेल होते हैं तो तैयार, मतलब अलग से फिर नोटिस देंगे भाई आ जाओ, फिर टाइम नहीं खराब हो। तो जैसे ही आपके फेल होते हैं तो नेक्स्ट लोगों को वो लोग रेडी रहें, इसलिए इन्होंने बोला है कि ट्वाइस द नंबर लोगों को नोटिस इशू करना है। और वही बात सेम लिखा हुआ है कि द सब्सिक्वेंट कंडीशन इन केस सम कैंडिडेट्स आर नॉट फाउंड सुटेबल इन टेस्ट नेसेसिटिंग अदर कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी बीइंग कॉल्ड एट द शॉर्ट नोटिस। मतलब अगर आपके फेल होते हैं तो बाकी लोगों को शॉर्ट नोटिस पे उनको बुला सकता है। फ्रेश नोटिस नीड नॉट टू बी इश्यूड फॉर द स्टैंड बाय कैंडिडेट। ये बोल रहा है कि फ्रेश नोटिस इश्यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट उसमें हमने बता दिया। The same procedure may be followed in other cases also where vacancies are required to be filled expediently।
ये बाकी केसेस में भी हम कर सकते हैं, करते भी हम। ऐसा नहीं कि एसएनटी ये सब में करना है, किसी भी केस में जहां हमको वैकेंसी जो है जल्दी भरनी है, तो ये बोलता है, इन्होंने कहा कि बाकी केसेस में भी कर सकते हैं, मना किसी भी कहीं पे जहाँ टेस्ट हो रहे हैं वहां हम लिस्ट भी जो है करते भी हम लोग, ताकि उसमें क्या होगा, दोबारा नोटिस देंगे, फिर टाइम लगेगा, फिर 21 दिन का टाइम दो, जो भी है वो सब देने की जरूरत नहीं है, तुरंत लोगों को बोल सकते हैं। 2.6 है, इफ एन एम्प्लॉय फेल्स in a TET test but passes subsequently TET test, he should be given preference for promotion over his junior who has passed the TET test held earlier but still waiting to be promoted for want of vacancy। जैसा हमने नॉन सिलेक्शन पढ़ा था कि 6 महीने के बाद हम फर्स्ट एम्प्लॉय को बुलाते हैं दोबारा से, फ्रेश टेट टेस्ट करते हैं, और फर्स्ट में जो पास फेल हो गया था वो पास हो जाता है। तो इस दौरान जितने भी लोग पास हुए हैं उससे पहले, उस एम्प्लॉय से पहले, अगर वो किसी वजह से उनको प्रमोट नहीं किया हुआ है, वो और वैकेंसी के इंतजार में अगर वो वेट कर रहे हैं, तो ये बंदा फिर उनसे सीनियर हो जाएगा। ये बात बोलता है 2.6। 2.7, पेंडिंग द होल्डिंग ऑफ टेट टेस्ट एन एम्प्लॉय मे बी प्रमोटेड टू ऑफिशिएट एंड ऑन एडॉक बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 6 वीक्स विदाउट पासिंग टेस्ट। ये पुराना सर्कुलर है, उसको चेंज नहीं किया, ऐसे सेम रिट्रेट किया है कि कोई भी आर्टिजन स्टाफ को हम एडॉक प्रमोशन दे सकते हैं, तो विदाउट कंडक्टिंग टेट टेस्ट हम अप टू 6 मंथ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चेंज हुआ नया, देखा 2018 का लेटर डाला हुआ है, तो पहले असेसमेंट और वैकेंसी 6 मंथ नहीं है, 6 वीक है। 6 वीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि 6 मंथ का तो रूल ही नहीं है एडॉक का, आपको बता दूं, नॉर्मल में एडॉक प्रमोशन आपको नहीं, मैक्सिमम आपने अभी 6 मंथ बोला था, इसीलिए मैंने रिपीट किया। अच्छा सॉरी, अगर मैं 6 मंथ बोला, बोलने में 6 गड़बड़ वीक्स हो है। गई इसकी। हाँ ठीक है, दिमाग को चलो, 6 वीक्स है, ठीक है ना। हम्म। और अब असेसमेंट और वैकेंसी का चेंज किया 2018 में, द असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर टेट टेस्ट शुड बी मेड एज अंडर existing vacancy plus those anticipated to arise during the next 1 year। अभी तक 4 महीने हुआ करता टेट टेस्ट में, इन्होंने अभी चेंज कर दिया 2018 से, अभी बोला कि एग्जिस्टिंग वैकेंसी और एंटीसिपेटेड वैकेंसी अगले 1 साल के अंदर जो होगी उसको काउंट किया जाएगा। और एंटीसिपेटेड वैकेंसी का फॉर्मूला बता दूं आपको, जो आपका सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन टेट टेस्ट में बिल्कुल सेम है, वो यहाँ बताया हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटेड वैकेंसी शुड बी डीम्ड टू बी कंटिन्यू एज फॉलोइंग, वैकेंसी ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज यानी रिटायरमेंट सुपरएंडिशन, जो ना वैकेंसी लाइक टू बी कास्ट एज रिजल्ट ऑफ स्टाफ हैविंग गिविंग नोटिस ऑफ वॉलंटरी दिया हो, किसी ने उसका एक्सेप्ट हो गया हो, वैकेंसी हायर ग्रेड चैनल में जो प्रमोशन आ रहा है वो आ जाएगा, डेपुटेशन का बता दिया डी में, एक्स कैडर पोस्ट का ई में बता दिया, एक्सपोर्ट पोस्ट के लिए ऑलरेडी एम्पैनल हो चुके हैं, और वैकेंसी लाइकली अराइज ड्यू टू क्रिएशन एडिशनल पोस्ट आपकी आ गई है, हायर ग्रेड में क्रिएशन हो गया आपका, और आपका जो भी आर ई वगैरह के लिए कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर जाने के वाले लोग हैं, तो ये मेरे ख्याल से जो ए से लेकर जी तक है, ये आपके सभी में काम आएंगे, सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन और जी में। Yes. चौथा है अप्रूवल ऑफ टेट टेस्ट असेसमेंट। द एक्चुअल टेट टेस्ट विल बी अरेंज्ड बाय एन असिस्टेंट ऑफिसर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड टेट टेस्ट। He will assess the result of TET tests, which must be supervised by the supervisor not below the rank of assistant foreman or equivalent status in workshop and other places where large concentration of skill category exists. It will be desirable to employ a whole full-time TET testing supervisor to assist in arranging and conducting the TET test। ये बताया कि TET test जो लिया जाएगा वो एक सुपरवाइजर करेगा, असिस्टेंट ऑफिसर करेगा। The actual data will be arranged by an assistant officer, जो असिस्टेंट स्केल ऑफिसर होते हैं वो करेंगे, लेकिन उसको असिस्ट करेगा एक सुपरवाइजर, असिस्ट करेगा, ठीक है, जो कि असिस्टेंट फॉरमैन मतलब जनरली अपना जो भी बोल सकते हैं 4600 लेवल का जो भी होता है 46 ग्रेड का होएगा। और बता रहे वर्कशॉप वगैरह में या ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब जहाँ सैकड़ों की तादाद में आपके स्टाफ काम करते हैं, स्किल स्टाफ करते हैं, वहाँ आपको टेस्ट रहना 2 5 10 में तो चलो ठीक है, जहाँ बहुत ज्यादा होता है और रेगुलर टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ बोलता है कि स्पेसिफिक एक आदमी एक पोस्ट ही क्रिएट करके रख दो वहाँ पे, और उसका यही काम रहेगा सुपरवाइजर का, वो टेस्ट ही कराता रहेगा, ताकि फटाफट टेस्ट होता रहे, टाइमली लोगों को प्रमोशन हो जाए। ठीक है ना, इसका पीछे इसके रीजन ये है कि लोगों को टाइमली प्रमोशन हो। ये जितना भी बता दो सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन और ये टेट टेस्ट का ये पूरा आपका निकाला मास्टर सर्कुलर, इसका मेन स्पिरिट ये नहीं है कि हम काम कैसे करें, मतलब एक तो ये स्पिरिट आता है कि हम जो सिलेक्शन करें वो सही करें, ताकि कोर्ट केस नहीं हो, बिजनेस केस नहीं हो, और एक और इसका स्पिरिट है जो शायद बहुत को कम समझते हैं कि हम टाइमली प्रमोशन करें। एक एम्प्लॉय वैकेंसी होती है तो वैकेंसी जैसे जिस दिन होती है उस दिन हेलो, आवाज कट रही है सर। हेलो अभी हेलो आपने पॉज किया हुआ ना?
अब हाँ, तो अभी स्टार्ट कर दिया। तो मैं यही बोल रहा था कि मास्टर सर्कुलर निकालने का जो मेन एस्पेक्ट एक तो ये रहता है कि आपको सारे जो सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन हैं वो एज पर रूल कराएं, ताकि आगे कोई कोर्ट केस या विजिलेंस केस ना हो। और दूसरा एक और स्पीड होता है कि आपको सब चीज़ें की जानकारी रहेगी, तो आप टाइमली हर काम करेंगे तो टाइमली लोगों को प्रमोशन मिलेगा। तो ये एक स्टाफ वेलफेयर का भी एक काम होता है, टाइमली प्रमोशन देना। आप गड़बड़ करोगे, केसेस कोर्ट केस लिटिगेशन हो जाएंगे, तो आपको सिलेक्शन फाइनल ही नहीं होगा। तो सिलेक्शन मास्टर सर्कुलर पढ़ना निकालने का मतलब ये होता है कि आप पढ़ लें, समझ लें, ताकि आपके सारे काम बिना कोई गलती किए और टाइमली हो जाएं। तो ये चीज़ बहुत समझना जरूरी था, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं कि एक ही चीज़ समझाया जाए, ठीक है, लोगों को। तो ये पहला तो बता दिया 4.1 में कि असिस्टेंट स्केल ऑफिसर अरेंज करेंगे टेट टेस्ट, और उनको एक जो होगा सुपरवाइजर होगा उसको असिस्ट करेगा। रिजल्ट ऑफ द टेट टेस्ट में बी अप्रूव इन द डिवीजन बाय रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, where there are no administrative grade officer in position in the division, the test result may be approved by DRM ADRM। इसका क्या मतलब हुआ प्रियंका, 3 लाइन का? कोई समझ में आया? आपने पढ़ा हुआ होगा ना? इसके अंदर ये बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर इसको अप्रूव करेंगे, अगर वो नहीं है तो डीआरएम एडीआरएम करेंगे मतलब रिजल्ट को। ये तो आपने ठीक है बोल दिया, जो बोले इसका मतलब क्या, जैसे मैं समझा रहा था, समझाओ। मतलब अभी जैसे एसएनटी का पकड़ते हैं तो सीनियर डीएसटी इसको अप्रूव करेंगे रिजल्ट को। सेलेक्ट लिस्ट जो निकालेंगे वो सीनियर डीएसटी निकालेंगे, अगर वो नहीं है तो उनके एब्सेंस के अंदर डीआरएम या एडीआरएम निकालेंगे, मतलब उनका अप्रूवल लगेगा। इस पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि अब थोड़ा समझना। देखो, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन में हमने पढ़ा हुआ था, हमने कमेटी बताई थी कि कौन सिलेक्शन अपॉइंटिंग अथॉरिटी करता है, ठीक है। वहां देखना सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन में है कि अगर ब्रांच ऑफिसर नहीं है जे ग्रेड, तो कमेटी में अपन सीनियर स्किल ऑफिसर को नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना? पढ़ा था, याद है अपन कि जहां ब्रांच ऑफिसर नहीं है तो अपन 1 ग्रेड नीचे चले जाते हैं। अभी रिसेंटली 2018 में तो और लिबरल कर दिया। लेकिन यहाँ ये नहीं बोला है कि अगर आपका जे ग्रेड ऑफिसर नहीं है तो आप फिर सीनियर स्केल से आप टेट टेस्ट अप्रूव करा लो। तो ये थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखने की बात है कि जनरली वो रूल यहाँ नहीं लगा देने का कि चलो डीएस सीनियर डीएसटी नहीं तो डीएसटी से अप्रूव करा लो। जनरली क्या करेगा, आप जिसने टेट टेस्ट ये सर्कुलर नहीं पढ़ा होगा, वो क्या करेगा, सिलेक्शन और सिलेक्शन का थोड़ा पढ़ा होगा तो बोले हाँ यार, ए ग्रेड चलता है नीचे सिलेक्शन में, हम जनरली ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं एक-एक सर्कुलर का एक-एक लाइन, एक-एक पैराग्राफ इसका इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको क्या बोला है किस काम को करने के लिए, उसी तरह से हमको करना है। इधर का रूल उधर नहीं लगाने का। तो यहाँ बड़ा स्पेसिफिक किया हुआ है कि जे ग्रेड ऑफिसर ही टेट टेस्ट को अप्रूव करेगा, और जे ग्रेड नहीं है आपके उस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो फिर वो हायर ऊपर जाएगा, डीआरएम एडीएम से अप्रूव होगा। तो ये है कि नहीं इंपॉर्टेंट पैरा है? तो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि आप पूछोगे जगह नहीं तो क्या ब्रांच ऑफिसर लोग वो क्या करेंगे, सिलेक्शन करूंगा, जिसने टेट टेस्ट का नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या करेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि डीएसटी करेगा कि एडीएम करेगा, डीआरएम करेगा। सही है ना? तो ये चीजें एक एक सही बात पढ़ने है। से ये चीज समझने की होती है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप लॉजिक लगाओगे, हाँ यार सिलेक्शन में तो एक ग्रेड नहीं चले जाते, डीएसटी से करवा लेंगे, लेकिन सर्कुलर अलग बोलता है, ठीक है ना? अब आते हैं 4.2 पे। राइट। In regard to workshop and other non-divisional unit headed by the senior scale officer, TET test result should be approved by Deputy HOD। ये बोल रहा है कि वर्कशॉप एंड अदर जो नॉन डिविजनल, डिविजनल में तो जो उन्होंने बता दिया जेग्रेड ऑफिसर होते हैं, और वर्कशॉप और अदर नॉन डिविजनल ऑफिसर हेडेड जहां एडीआर वगैरह की पोस्ट नहीं होती, जहां सीनियर स्केल ऑफिसर ही होते हैं, है ना? तो वहां पे जो टेट टेस्ट के जो रिजल्ट जाएंगे वो डिप्टी एचओडी जो है कंसर्न डिपार्टमेंट के जो हेडक्वार्टर में होंगे वो अप्रूव करेंगे। जहाँ पे सीनियर स्केल, अगर जेग्रेड ऑफिसर है वर्कशॉप में तो वहां कर ही देंगे, अगर वो नहीं है तो हेडक्वार्टर के में कंसर्न डिपार्टमेंट के डिप्टी एचओडी करेंगे। हु विल वर्क एज द चेयरमैन ऑफ द टेट टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर वाले ने बताया था कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो टेट टेस्ट अप्रूव करेगा, तो उसका जो नाम रहेगा उसको जो क्या क्या बोलेंगे, उसको चेयरपर्सन, चेयरमैन बोलेंगे, टेट टेस्टिंग पैनल का चेयरमैन बोलेंगे। तो ये वो चीज बताइए, द टेट टेस्ट पैनल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑफिसर नेमली। तो यहाँ जो पैनल है टेट टेस्ट का, उसमें 3 ऑफिसर रहेंगे। पहला फॉरमैन, असिस्टेंट फॉरमैन और इंस्पेक्टर, ये ग्रुप सी होगा, ठीक है, सुपरवाइजर। दूसरा असिस्टेंट ऑफिसर कंसर्न, उसका जो ब्रांच का कंसर्न असिस्टेंट ऑफिसर होगा, जैसे इंजीनियरिंग का है तो एएन हो जाएगा, तो हमारा एसएनटी का है तो एएसटी हो जाएगा। और तीसरा लिखा है जे ग्रेड ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट हु एक्ट एज अ चेयरपर्सन एंड टेट टेस्ट पैनल एंड अप्रूव द रिजल्ट। तो जे ग्रेड ऑफिसर होगा, उसका चेयरमैन कहलाएगा, वही आपका टेट टेस्ट पैनल बनाएगा और वही अप्रूव करेगा रिजल्ट को, ठीक है। अब इसमें भी एक बात तो बताऊंगा, इसमें देखिए बाकी सिलेक्शन अलग है। आपने सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन में कमेटी होती नहीं है।
सिलेक्शन में आप नोट करना, सिलेक्शन में कोई भी ऑफिसर जो होगा वो किसी दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं होगा। वहां एक दूसरा फंडामेंटल होता है कि जो भी सिलेक्शन कमेटी में मेंबर होगा वो इंडिपेंडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे, कोई भी दो ऑफिसर एक दूसरे के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देखो चैनल देखो, यहाँ तीनों एक दूसरे के नीचे काम कर रहे हैं। जे ग्रेड ऑफिसर के नीचे असिस्टेंट काम कर रहा है, असिस्टेंट के नीचे सुपरवाइजर काम कर रहा है, तो यहाँ तीनों एक दूसरे के नीचे काम कर रहे हैं। है डिफरेंस। तो आपको इसलिए हर सर्कुलर को बारीक से पढ़ना चाहिए, चीज समझनी चाहिए आपको। जब पढ़ा होगा आपने, इसी दिमाग में नहीं आई होगी, आई थी दिमाग में जब आपने पढ़ा कि यहाँ देखो ये अलग अलग बोल रहा है। तो इसलिए आपको सारे सर्कुलर पढ़ने की जरूरत है। आपने एक सर्कुलर पढ़ लिया सिलेक्शन का, हमको आगे हम तो कर लेंगे, अब सिलेक्शन भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर सिलेक्शन के हर लेटर के अपना एक इंटरप्रिटेशन था, अपना एक मीनिंग होता है। तो यहाँ तीनों एक के नीचे काम करते हैं। ये स्टेट टेस्ट का रूल है कि आप एक ही चैनल में काम कर रहे हो। कमेटी है, कमेटी में तीनों एक दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं। 4.3 है, इन द इवेंट ऑफ एन अपील ओवर एनी अप्रूव पैनल टेस्ट पैनल। देखो ये भी एक नई चीज इसमें आएगी जो बाकी से हटके 4.3 में लिखा है, इन द इवेंट ऑफ एन अपील ओवर एन approved test, the appeal will lie to the chairman test testing panel, that is administrative officer who approved the test result will function as a appellate authority. नॉर्मल सिलेक्शन में कोई पैनल के खिलाफ कोई अपील होती है, रिफॉर्मेशन होता है, तो नेक्स्ट अथॉरिटी पे जाता है। सिलेक्शन के अंदर कोई पैनल बना है, उसमें किसी ग्रीवेंसेस आती है, वो उसके अगेंस्ट में अप्लाई करता है, तो डिसीजन कौन लेता है? सेम अथॉरिटी नहीं लेती, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी लेती है। यहाँ आप देखिए कि बोलता है इन द इवेंट और अपील, मतलब यहाँ टेस्ट के अगेंस्ट में कोई अपील करता है कि भाई हमारा बराबर नहीं हुआ, ग्रीवेंसेस है उसकी, तो अपील किसके पास जाती है? जिस जेग्रेड ऑफिसर ने रिजल्ट अप्रूव किया वही उसी के पास जाती है। ही विल फंक्शन इन दिस सिचुएशन इफ एनी अपील इज प्रिफर्ड, देन इन दिस सिचुएशन जो जेग्रेड ऑफिसर है ही विल वर्क एज एन अपीलेट अथॉरिटी। है कि नहीं? उपासना नई चीज है? उपासना सही है ना? तो प्रिजुडाइज नहीं हो जाएगा सर? नहीं देखिए, ये सब रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किए हैं, रेलवे बोर्ड मानता है कि नहीं होगा, और वैसे भी इतनी बड़ी अथॉरिटी जेग्रेड ऑफिसर हो गए, प्रिजुडिस नहीं होती। सही है क्या नहीं? क्योंकि देखिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ब्रांच ऑफिसर होगा, ये उसी के डिपार्टमेंट के उसके एम्प्लॉई है। कोई भी ऑफिसर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय के लिए बायस नहीं होता है, वो एज पर रूल ही काम करेगा। ठीक है, कुछ प्रोविजन दिया हायर ग्रेड को करने का, लेकिन सेम ग्रेड भी करेगा तो भी वो बायस नहीं होगा। अगर गलत होगा तो वो ऑफिशियली जो फाइल पे जब चीजें आती है सामने आती है, फिर रूल सामने, अगर कुछ गलती हुई है तो ऑब्वियसली पेपर पे होगा गलत। तो जब रूल गलत होगा तो उसमें ऑफिसर जो होगा वो अपने जो भी दिमाग से सही सही डिसीजन लेगा, उसमें गलत डिसीजन लेने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। और अगला है 4.4, द ट्रेड टेस्ट एक्सेप्टिंग ऑफिसर आर एडवाइज्ड टू स्क्रूटनाइज द रिजल्ट ऑफ ट्रेड टेस्ट प्रॉपर्ली टू इंश्योर दैट देयर इज नो overwriting alteration before accepting them so that manipulation if any can be detected and prevented. ये कहा गया है कि टेस्ट टेस्टिंग एक्सेप्टिंग ऑफिसर है। एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होता है? उपासना? चेयरमैन ही होगा सर, चेयरमैन। हाँ, तो जो टेस्टिंग ऑफिसर को ये एडवाइस किया गया रेलवे बोर्ड ने कि आप रिजल्ट को जो है साइन करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि उसके अंदर ओवरराइटिंग एल्टरेशन नहीं हो। ठीक है, ताकि कोई मैनिपुलेशन की संभावना ना हो। अगर इस तरह की कोई ओवरराइटिंग वगैरह हो तो उसको पहले समय सर उसको डिटेक्ट करके उसको रोका जा सके कोई गलत काम करने से। ये उन्होंने हिदायत दी है रेलवे बोर्ड ने टेस्टिंग ऑफिसर को। ठीक है, अब ये लास्ट शायद पॉइंट है मेरे ख्याल से 5वां नंबर का। Employee who have already qualified in TET test for non-selection post in RE or construction project need not to be subjected to such test on open line, and they may be promoted on the basis of seniority as and when due in turn। ये अपने नॉन सिलेक्शन में जो पढ़ा था सेम रूल यहाँ लागू हो रहा है कि कोई भी आदमी जो कंस्ट्रक्शन या RE में काम कर रहा है, वहां अगर वो हायर पोस्ट के लिए नॉन सिलेक्शन में टेट टेस्ट ऑलरेडी पास हो चुका है, जैसे नॉन सिलेक्शन था कि सुटेबिलिटी पास कर चुका है, तो दोबारा जब ये ओपन लाइन में जब आता है उसके टर्न में अगर उसका प्रमोशन आ रहा है तो उसको दोबारा सुटेबिलिटी या टेट टेस्ट में अपेयर होने की जरूरत नहीं है। उसका जब भी ड्यू होता है उसको बिना टेट टेस्ट या सुटेबिलिटी कंडक्ट किए हुए उसको हम प्रमोशन कर सकते हैं। दिस इज हाउएवर एप्लीकेबल इन कंपेरेबल गेट्स ओनली। हाँ जी बोलिए। तो एक सर मुझे ऐसा हुआ, जैसे आरी वगैरह में जो वर्किंग का जो होता है ना, और ओपन लाइन में वर्किंग का जो, तो सर डिफरेंट होगा या सेम होगा? तो सर वो यदि वहां पे वो पास करता है तो यहाँ पे वो ठीक चलेगा, वो कैसे सर असर्टेन करेंगे? नहीं, वो सेम हायर ग्रेड होगा। जैसे सीनियर यहाँ से मैंने बताया था 2800 से अपना 1900 वाला 2800 में काम कर रहा है, तो 2800 के लिए सेम पोस्ट, ये लिखा है सेम लिखा हुआ ना, इसमें अलग अलग ग्रेड नहीं होना चाहिए।
दिस हाउएवर एप्लीकेबल इन कंपेरेबल ट्रेड्स ओनली। ये लिखा हुआ है, देखो, सेम ट्रेड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप वो ब्लैक स्मिथ का है, वहां कारपेंटर ने पास कर लिया, वो नहीं चलेगा। लिखा हुआ है, देखो यार, दिस इज हाउएवर एप्लीकेबल इन कंपेरेबल ट्रेड्स ओनली इन विच द लियन ऑफ इंडिविजुअल इज केप्ट ऑन द ओपन लाइन एंड इज एप्लीकेबल ओनली इन द नेक्स्ट टारगेट देन one is kept in the one in which the lien is kept। मतलब ये बोल रहा है कि वहां कंस्ट्रक्शन में कोई अलग ट्रेड में काम कर रहा है, अलग ट्रेड में उसको मिल गया, टेस्ट कर लिया, वो नहीं चलेगा। जिस ट्रेड में सेम कंपेरेबल जो ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड कई बार नहीं होता, मैकेनिकल में आपने भी किया हुआ, अपने अप्रेंटिस का अपने किया था, तो 3-4 ट्रेड अलाउ होती है ना। मान लीजिए मैकेनिकल का होता है, मैकेनिकल में 3-4 ट्रेड है, तो वो कंपेरेबल ट्रेड्स में अगर उसने वहां पे ट्रेड टेस्ट दिया होगा, तो अगर कंपेरेबल है तो वहां चलेगा। अगर बिल्कुल ही कोई फ्रेश नया है तो वो काम नहीं करेगा। याद है आपने अप्रेंटिस में किया था? अप्रेंटिस में पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के लिए अपन 3-4 अपने आईटीआई को अलाउ करते थे कि ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम कंपेरेबल ट्रेड्स है तो जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल अलग तरह का है, वहां अलग काम किया हो, यहाँ बिल्कुल अलग काम है, तो फिर वो नहीं चलेगा। तो ये हमारा 5 नंबर का भी हो गया। छठा में तो नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो ये अपना यहाँ पर हो गया है। किसी को यहाँ उसके अंदर पूरा हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, तो जिसको हिंदी अच्छी समझ में आती है वो हिंदी यहाँ पढ़ सकते हैं। पूरा पूरा डिटेल में सारी बातें लिखी हुई है, जो मैंने हिंदी में समझाया है वो यहाँ लिखा हुआ है। किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। है कोई डाउट? नहीं।